शिक्षा का संदर्भ लेते हुए जिन महापुरुषों के बारे में बताया है, जैसे कि आपने हेलो जी सुन रहा हूँ, धीरे धीरे बोलेगा, सुनने में दिक्कत नहीं। इन लेटर का जिक्र किया था। किसका जो लेटर का जिक्र किया था उसका रेफरेंस क्या है? ओ पेंशन का वो लिखा था, पेंशन का क्या? हाँ वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो निकाल के रखा हुआ है कहीं पे, वो मिल जाएगा पेंशन। मैं आपके जो नेतृत्व कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम को कर रहे हैं, उनको भेज दूंगा, जो वो फिर आपको दे देंगे। आप पेंशन का मांगे हैं उसी का ना? हाँ मैं ढूंढ दूंगा। ओके। और सर जो प्रेमचंद जी के बारे में भी आपने बोला था, क्या? तो ये दोनों चीजों का हमें रेफरेंस चाहिए। अच्छा मैंने सोचा वो प्रेमचंद का ही मांगे। और कौन सा पूछे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का या स्वामी विवेकानंद का? किसका पूछ रहे हैं? सर दो चीजों का आपने रेफरेंस दिया था, एक प्रेमचंद जी के बारे में बोला था आपने, जी के बारे में बताया था। हाँ, एक प्रेमचंद का है और दूसरा मैं विवेकानंद का दिया था। यस। और सुभाष चंद्र बोस का दिया था। हाँ। और भगत सिंह का दिया था। भगत सिंह का तो अभी दे सकता हूँ, मेरे हमेशा बगल में भगत सिंह की किताब रहती है, तो अभी दे सकता हूँ। भगत सिंह का तो रेफरेंस है सर, लेकिन ये जो स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने बोला था, जी हाँ जी, वो मिल जाएगा जरूर मिलेगा। मैं स्वामी विवेकानंद का भी ढूंढ लूंगा और प्रेमचंद का भी और किसका, और सुभाष चंद्र बोस का भी ढूंढता हूँ। यस। मुझे समय लगेगा, मैं इसको विजयकर जी को या जिसको आप कहेंगे मैं भिजवा दूंगा, वो आपको भेज देंगे जरूर। मैं ये अच्छी बात है, ये मेरे भी काम आएगी, ये रेफरेंस थोड़ा फायदेमंद है। सर और एक सवाल था, मतलब संक्षिप्त में बताइए, काफी सवाल मिलाकर एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी आवाज आ रही होगी मेरी ख्याल आपको? आ रही है। भारतीय साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा होने के बाद भारतीय शिक्षा दुनिया की भिन्न पूंजी बाजार से कैसे मुक्त हो सकती है? फिर से पूछ लो एक बार। पूछ लीजिए, मैं समझ तो गया आपका मस्त है, मैं दोबारा पूछ। और उत्तर आता है, विश्व पूंजी बाजार की मांगों की पूर्ति का नियम भारतीय शिक्षा पर भी लागू होता है या नहीं? थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए सर, इसके बाद लंच ब्रेक करने वाले हैं। अच्छा बढ़िया, जरूर। वो आपका अधिकार है, वो भी फंडामेंटल राइट है। तो ये सवाल मेरी तरफ से लगती थी, जिसकी पूरी एजुकेशन साइंस में हुई है, सोशल साइंस मैंने पढ़ी थी, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ी कभी है। इसके लोग हैं वैसे जो वैसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। और देखिए, ये आर्थिक लड़ाई भी है, आर्थिक नीतियों की, और ये हमारी राजनीति की लड़ाई भी है, दोनों की है। तभी इस मामले को जो आपने उठाया है, इसको किसी भी समाज या देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में, पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में देखा जाता है। तो अब अगर नीट की एक उदाहरण लें, नीट को अगर खत्म कर दे हमारी सरकार, तो भारी इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है कोचिंग क्लास में, वो बंद हो जाएगा। नीट को खत्म कर दे, अन्य जो ऐसे और परीक्षा है इसी प्रकार की जो केंद्रीकृत परीक्षा है, उनको खत्म कर दे, ये सब खत्म हो जाएगा। और अगर समानता के आधार पर, इक्वलिटी के आधार पर भारत की स्कूल व्यवस्था से विद्यापीठ तक की स्कूल व्यवस्था खड़ी की जाती है, तो भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आप एक उल्टे तरीके से समझिए। उल्टे तरीके यह है कि 2020 की शिक्षा नीति जो है, वो ये कहती है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को खुली छूट है कि वो भारत में
भारत के विश्वविद्यालयों में पैसा इन्वेस्ट करें, उनको अपने हाथ में ले लें, उनको खुली छूट है विदेशी विश्वविद्यालयों को, और कॉलेजों को भी ले सकते हैं अपने हाथ में, और उनको खुली छूट है कि शिक्षकों की सैलरी कम करें या ज्यादा करें, दोनों की खुली छूट है। विद्यार्थियों से कम फीस लें, ज्यादा लें, उसकी भी खुली छूट है। लोगों को जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो छीन लें, उसकी भी छूट है। जो चाहे करें, उनको खुली छूट है। बस एक ही उनको शर्त है कि जो करते जाएं वो भारत सरकार की जो वेबसाइट है NEP की, उस पर डालते जाएं, जानकारी देते जाएं, उसके बाद खुली छूट है। साथ में ये भी कह दिया, जो वो पैसा कमाएंगे भारत में इन्वेस्ट करके, ये NEP कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ लीजिए NEP। तो भारत में जो इन्वेस्ट करेंगे विदेशी विश्वविद्यालय वाले, वो करेंगे, उससे जो कमाई होगी, जो प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, उसका इस्तेमाल वो चाहे तो भारत में करे, एक और यूनिवर्सिटी खोल के, एक और स्कूल खोल के, जो मर्जी करे, चाहे तो भारत के बाहर यूरोप में, एशिया में कहीं और जाके स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें, उसको रोका नहीं जाएगा। यहाँ पर भारत के बच्चों और उनके परिवारों से वो पैसा पाएंगे, फीस लेके, उससे प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट को लाके विदेश में लगा दे, कहीं भी लगा दे, हमको चिंता नहीं है, भारत सरकार शिक्षा नीति में कह चुकी है। तो साफ है कि जो नीतियां बनती हैं उस पर अगर उसकी जो पॉलिटिक्स है और राजनीति की में जो कंट्रोल सिस्टम है कि अगर भाई भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां को ये समझ आया है तो वो इसको एजेंडा बनाएंगी ना, चाहे वो इंटर ब्लॉक के नाम पे बने, चाहे कैसे भी बने, वो एजेंडा तो बनेगा पॉलिटिक्स का। अभी तो पॉलिटिक्स का एजेंडा ही बनता है, तो क्योंकि उनकी जो राजनीतिक पार्टी, उनकी भी पॉलिटिक्स इसी तरीके से कंफ्यूज है कि जब आप कहेंगे विदेशी विचारों का स्वागत हो रहा है तो क्या होने वाला भारत में? भारत में लूटा जाएगा। उनको खुली छूट दे दी लूटने की। तो यही तरीका है, लड़ाई तो राजनीतिक है और राजनीतिक तरीके से ही जीती जा सकती है जब हम देश की जनता को समझा देंगे कि असली राम राज्य तब आएगा जब भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है वो लागू किया जाएगा, तब आएगा राम राज्य, नहीं तो नहीं आ सकता। राम राज्य तब आएगा जब जो हमारे संविधान के प्रिएम्बल में, प्रस्तावना में लिखा गया है, उसका हर शब्द जमीन पर उतार दिया जाएगा, आसमान में नहीं रहेगा। चाहे वो बात समानता की हो, सामाजिक न्याय की हो, संप्रभु देश बनाने की हो, वो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की हो, जो भी हो, जो लिखा है उसको अगर लागू कर दिया जाएगा, फिर विदेशी पूंजी के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। और वो नहीं करेंगे तो हम विदेशी पूंजी के गुलाम बनते जाएंगे और देश लुटता जाएगा और हम और गरीब होते जाएंगे। कहते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है ना, या बनी रही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी तो कोई पूछे तो सही, सत्ता से इसमें कितनी विदेशी पूंजी, कितना प्रतिशत विदेशी पूंजी होगा, कितना प्रतिशत विदेशी पूंजी के कंट्रोल में होगा $5 ट्रिलियन में। और जो सबसे धनाढ्य है, जो सबसे गरीब है, उनके बीच की जो खाई है और कितनी चौड़ी हो जाएगी, सवाल तो पूछ लीजिए। इसके पहले भी $5 ट्रिलियन बन जाए, $5 ट्रिलियन बन ही नहीं सकती जब तक विदेशी पूंजी का कंट्रोल ना हो, और जब तक सबसे धनाढ्य और सबसे गरीब के बीच में जो खाई है वो और ना बढ़ जाए, तब तक $5 ट्रिलियन हो नहीं सकता। मेरी बात नहीं माननी तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ खंड 4 का जो शिक्षा का नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसका अनुच्छेद आर्टिकल, उसको क्या बोलते हैं मराठी में, उसको क्या बोलते हैं मराठी में आर्टिकल को? धारा नहीं, कुछ और बोलते हैं आप, मराठी में सही नाम है इसके लिए, तो आर्टिकल को बोलते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 39 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 39 पढ़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। और आर्टिकल 39 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, उल्लंघन बंद करवा दीजिए, प्रिएम्बल में, प्रस्तावना में लिखा उसको लागू करवा दीजिए, तो फिर विदेशी पूंजी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इतनी बात तो मैं समझता हूं। नहीं तो एक अर्थशास्त्री को बुलाइए जो हमसे ज्यादा जानते हैं, उनका नाम प्रोफेसर अरुण कुमार, JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। वो अक्सर बुलाए जाते थे रवीश कुमार के द्वारा NDTV पर, बहुत समझदार व्यक्ति, उनको बुलाइए, वो आपकी बात का, सवाल का बेहतर जवाब देंगे, मेरे से बेहतर देंगे।
प्रोफेसर अरुण कुमार। शुक्रिया सर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे सवालों के भी जवाब आपने काफी अच्छी तरीके से दी। इसलिए मैं सभी की ओर से आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि हमें कल समय मिलेगा तो हम कल फिर चर्चा करेंगे काफी सारे विषयों से और हम सभी को आपसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी बातें जाननी है। तो आशा करता हूँ कि कल फिर मिलेंगे समय मिलने के बाद और अभी आज के लिए यहीं पर रुकते हैं सर। आपका फिर से मैं से धन्यवाद करता हूँ और सभी को इस बात की सूचना देता हूँ कि सभी लंच के लिए आ सकते हैं।